बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस की थी। आज हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में ही कुछ दो तीन बातें और सीखते हैं। फिर उसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। तो बेटा सबसे पहले एक बात लिखो, लिखो वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये एक फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। क्या? कि पानी की सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगर उससे ज्यादा करोगे टेम्परेचर तो भी डेंसिटी कम होगी, उससे कम करोगे तो भी डेंसिटी कम। अब ज्यादा करने पर डेंसिटी कम हो रही है, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि आप हीट कर रहे हो, हीट करने से थर्मल मोशन बढ़ रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं, लिक्विड एक्सपेंड कर रहा होगा, लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, लिक्विड फूल रहा होगा, तो इस वजह से पानी का जो डेंसिटी है वो कम हो रहा होगा। पर अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो क्यों पानी का टेम्परेचर कम हो रहा है, वो सॉरी डेंसिटी कम हो रही है? ये चीज समझने वाली बात है। तो ध्यान से देखो, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, एक इधर हो रही है, एक इधर हो रही है और एक इधर हो रही है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो एक पानी का मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो आइस के अंदर कुछ ऐसा ही होता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के मतलब जो एटम्स होते हैं पानी के अंदर, वो सारे के सारे क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और ये बॉन्ड रुकते नहीं है, ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर भी बन रहा होगा, है ना, ऐसे यहाँ पर भी बन रहा होगा। इस तरीके से ये चलते रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इधर से उधर कहीं ना कहीं होते रहते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? ये जो आइस है, आइस का स्ट्रक्चर केज लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, पिंजड़े जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है ना। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जब इस तरीके से, तो ये बीच की जगह देख रहे हो आप, ये क्या हो जाएगी? खाली। ये एम्प्टी स्पेस है, ये बीच की जगह क्या हो गई? खाली। तो इस खाली जगह होने की वजह से आइस की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आइस की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लिक्विड वाटर में अगर आप आइस का क्यूब डाल देते हो तो वो फ्लोट करता है, जबकि सॉलिड्स की डेंसिटी लिक्विड से हाई होती है। लेकिन पानी के केस में, पानी जब सॉलिड बन जाता है, जब वो आइस बन जाता है, तो वो उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम हो जाती है। ये एक स्पेशल केस है, पानी में ही है ये। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर कम किया, पानी के मॉलिक्यूल्स पास पास आए। जब पानी के मॉलिक्यूल्स पास पास आए तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी। और जब वो पूरा आइस बन गया तो इतनी प्यारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई कि उसका स्ट्रक्चर केज लाइक स्ट्रक्चर हो गया और उसकी जो डेंसिटी थी वो कम हो गई, क्योंकि उसके अंदर वेकेंट स्पेस आ गया। ठीक, तो मैंने दोनों बातें यहाँ पर लिख रखी हैं, देखिए कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, तो थर्मल एक्सपेंशन होगा, मतलब लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। किसकी वजह से? थर्मल मोशन होने की वजह से। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके अंदर कम होने लगेगी, टूटने लगेंगे उसके बॉन्ड्स, और इसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से जब कम करोगे तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगी और थर्मल मोशन कम होने लगेगा, जिसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन कम, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल दूर दूर लगेंगे और बीच में स्पेस खाली हो जाएगा, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी। दैट्स वाई आइस फ्लोट्स इन वाटर। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक पानी है मेरे पास 50 डिग्री सेल्सियस पर, एक पानी है मेरे पास 90 डिग्री सेल्सियस पर, बताओ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां ज्यादा होगा? मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां ज्यादा होगी, 50 डिग्री सेल्सियस पर या 90 डिग्री सेल्सियस पर? आप कहोगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होने लगेगी। तो 50 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा होगी, 90 पर कम होगी, 25 पर और ज्यादा होगी, 4 पर और ज्यादा होगी, है ना, 0 पर और ज्यादा होगी, -10 पे और ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों की पानी के बारे में बातें थी, इसको याद रखिएगा। एक ये क्वेश्चन देखते हैं, जेई में आया था। ए और बी दो टाइप के स्ट्रक्चर दे रखे थे आपको।
और आपसे पूछा था ए बी सी स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बड़े ध्यान से सबसे पहले ए और बी स्ट्रक्चर को देख लें। आपको दिख गया होगा कि ए वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहां पर इन दोनों के बीच में, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड की रिंग भी बन गई, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होगी। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां ये और ये दूर दूर चले गए, तो यहां पर कौन सी होगी, इंटरमोलिक्यूलर, और यहां कौन सी होगी, इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है, तो इंट्रा की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इसके बॉइलिंग पॉइंट से, तो इसका मतलब बी का बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा ए से, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की, बी इज मोर लाइकली टू बी क्रिस्टलाइन देन ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्रिस्टल किसके जल्दी बनेंगे। अच्छा, क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल का मतलब होता है सर सॉलिड कौन जल्दी बनेगा। तो बेटा सॉलिड वो जल्दी बनेगा जो मॉलिक्यूल आपस में दूसरे मॉलिक्यूल से जल्दी जुड़ेगा, और जल्दी कौन जुड़ेगा, जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जल्दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा जल्दी, जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हो रही होगी। तो इसका मतलब ए स्टेटमेंट भी ठीक है कि बी इज मोर लाइकली टू बी क्रिस्टलाइन देन ए, बी जल्दी क्रिस्टलाइन बनने की टेंडेंसी रखेगा ए की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि ए तो अपने आप में शहंशाह बने घूम रहे हैं, हम किसी से क्यों बॉन्ड बनाएं, हम तो खुद के मॉलिक्यूल से बनाएंगे, तो बना लो भैया, और क्या, कौन रोक सकता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करें। अच्छा, यहां पर एक बड़ा अच्छा पॉइंट लिखिएगा, कल हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा था, आज करते हैं। बेटा देखो, कोई भी चीज पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल कैसे होगी। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है, पोलर सॉल्वेंट का भी आप मतलब ऐसा समझ लो, ऐसा कोई भी सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन से जुड़ा हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हो, या नाइट्रोजन से जुड़ा हो। जैसे मैंने आपसे पूछा H2O कैसा है, आप बोलोगे पोलर सॉल्वेंट, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। मैंने पूछा CH3OH क्या होगा, आप बोलोगे पोलर, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। HF क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। मैंने आपसे पूछा एक कंपाउंड दे रहा मैं आपको इस तरीके का, इसको ईथर बोलते हैं। ठीक है, ईथर नाम का एक सॉल्यूशन होता है, इसको ईथर बोलते हैं, पढ़ेंगे इसको ऑर्गेनिक में। मैंने पूछा इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप कहोगे ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये पोलर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हैं, यहां पर हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हैं, ये ऑक्सीजन फ्लोरीन या नाइट्रोजन से नहीं जुड़े। ठीक है, अच्छा, तो बेटा पोलर सॉल्वेंट में वही सॉल्यूबल होता है जब भी आपको, वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, तो अब पोलर सॉल्वेंट में कौन सॉल्यूबल होगा। सॉल्यूबल का मतलब क्या है, किसी इंसान के साथ कोई कैसे घुलता है, जब उनके नेचर मैच करें, है ना, जब उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। तो बॉन्डिंग अच्छी होने के लिए उससे बॉन्डिंग होनी तो चाहिए। अब कोई अपने आप में सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके बैठा हुआ है, सेल्फ सेंटर्ड है ना, भाई उसके अंदर ईगो है कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, मैं अपने आप में खुश हूं, तो वो किसी के साथ जल्दी नहीं घुल मिल पाएगा। तो इंट्रा वाले अपने आप में खुश हैं कि भाई हमारे अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है, मस्त घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। बी वाले कह रहे हैं पानी से आओ मुझसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओ। ठीक, तो क्या होगा, बी जल्दी घुल जाएगा सॉल्यूशन में, ए देर से घुलेगा। तो इसका मतलब सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लिखें, जिन मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो जल्दी सॉल्युबल होते हैं पानी में। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। एक एसिड देखिए, इसका नाम है मैलेइक एसिड, इसका नाम है मैलेइक एसिड। और एक और देखिए, इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड, इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। मैलेइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। जरा कुछ चीजों के डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे पूछा अच्छा एसिड कौन, मैंने आपसे क्या पूछा, अच्छा एसिड कौन। ठीक, तो अब आप क्या देखोगे, सर अच्छा एसिड होने के लिए आपने एक कंडीशन बताई थी। मैंने बोला बेटा क्या कंडीशन बताई थी, कि सर जो जितनी जल्दी H+ छोड़ देगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। ये तो कंडीशन थी
कि भाई जो जितनी जल्दी H प्लस छोड़ देगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। तो अक्सर दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में जल्दी H प्लस कौन छोड़ेगा, इन दोनों में जल्दी H प्लस कौन छोड़ेगा। तो मैंने कहा बेटा जिसको H प्लस छोड़ने के बाद ज्यादा नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी मिल रही होगी वो जल्दी H प्लस छोड़ देगा। तो ठीक है, तो आपने क्या किया, दोनों में से एक एक H प्लस हटा दिया, दोनों में से एक एक H प्लस हटा दिया। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपने इसमें से H प्लस हटाया, यहां क्या बन गया O माइनस, और यहां पर इस तरीके से है। क्लियर। अच्छा, ये O माइनस जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहां पर ये जो ऑक्सीजन O माइनस है ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये यहाँ बैठा रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए नहीं है। तो इसका मतलब H प्लस वो जल्दी निकलेगा जो जिसके जाने के बाद O माइनस क्या हो रहा होगा, स्टेबल हो रहा होगा। तो इसका मतलब मैलेइक एसिड अच्छा एसिड है फ्यूमेरिक एसिड से, मैलेइक एसिड अच्छा एसिड है फ्यूमेरिक एसिड से। आपने कहा बिल्कुल सही बात, तो सुनने में अच्छी लग रही है। मैंने कहा अच्छी है भी बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो इसी बात को क्या बोला जाता है कि मैलेइक एसिड का Ka1 फ्यूमेरिक एसिड के Ka1 से ज्यादा होगा। ये Ka1 क्या है, अब जो नए बच्चे हैं, जो 11th के बच्चे हैं, अभी वो उसको थोड़ा सा होल्ड पे रख सकते हैं। अभी आप ऐसा समझ लो कि H जल्दी किसका निकलेगा ये एक वैल्यू देखकर पता करते हैं हम लोग, ठीक है। उस वैल्यू का नाम है Ka1। 1 क्यों लगाया, 1 का मतलब है कि पहला H निकाला है, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा H निकाल देंगे तो Ka2 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक। अच्छा, तो मैंने आपसे पूछा Ka2 किसका अच्छा, यानी कि जो दूसरा H प्लस है अब वो कौन जल्दी छोड़ेगा। आप कहोगे सर ये जो दूसरा H प्लस था ये इन्वॉल्व था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ये जल्दी नहीं छूट पाया, लेकिन इसने तुरंत छोड़ दिया अपना दूसरा H प्लस और क्या बना लिया O माइनस। तो अब Ka2 किसका ज्यादा, Ka2 फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा। तो बेटा K1 मैलिक एसिड का ज्यादा और Ka2 फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट केस था, इसको याद रखिएगा। अगर आपको कम समझ में आया 11th वालों को, ये Ka1 Ka2 नहीं समझ में आया तो टेंशन ना लें, ये दोबारा से रिपीट होगा आपका कहां पर, ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो अगर नहीं भी समझ में आया है तो चिंतित ना हो, व्यथित ना हो, सब दोबारा से रिपीट होगा। लेकिन जो लोग रिपीटर हैं उनके लिए ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मैलिक का Ka1 ज्यादा लेकिन फ्यूमेरिक का Ka2 ज्यादा। चलिए, तो ये हमारी खत्म हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हेडिंग लगाएं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, इसमें थोड़ा सा फिजिक्स का वेक्टर भी लगेगा, तो वो मैं मानकर चलूंगा आपने पढ़ रखा है, लेकिन मैं थोड़े बहुत आपको बारे में उसमें बता दूं। मैं अगर बात करूं फ्लोरीन की, F2, तो फ्लोरीन में FF बॉन्ड है, ठीक है। और इन दोनों में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है क्योंकि सेम ही नेचर के हैं। तो इसका मतलब दोनों पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, इस पर भी चार्ज जीरो और इस पर भी चार्ज जीरो। लेकिन अगर मैं यहीं पर क्या ले लूं HF, तो क्या होगा, फ्लोरीन पर डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दो पोल क्रिएट हो गए, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। ये अपने आप में एक अट्रैक्शन शो करेगा, ये अपने आप में एक अट्रैक्शन शो करेगा, राइट। तो इसी को बोला जाता है डाइपोल, इसी को क्या बोला जाता है, डाइपोल। और जब इसी डाइपोल के अंदर चार्ज का मूवमेंट होने लगे तो उसको बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो हम कहेंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी आ गई, इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी आ गई, पोलैरिटी डेवलप हो गई।
पोलैरिटी डेवलप होने से क्या हुआ? पोलैरिटी डेवलप होने से ये हुआ कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इसके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा। अब वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल पर अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। लेकिन F2 के अंदर नो पोलैरिटी, कोई पोलैरिटी नहीं है, तो अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो इसके अंदर नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ठीक। डाइपोल मूवमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, म्यू, ठीक। और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू निकालने का फॉर्मूला होता है Q इंटू आर, चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस। क्लियर हो गई बात? म्यू निकालने का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। अभी सब बात करेंगे, ठीक है। और ये जो म्यू है, डाइपोल मूवमेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, तो इसकी कुछ यूनिट भी होती होगी, यस। डाइपोल मूवमेंट की यूनिट होती है डिबाई, डिबाई, डिबाई साइंटिस्ट का नाम है, उनके सम्मान में इसको नाम दिया गया डिबाई। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज सुना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिजिक्स में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो आप क्लास 12 के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसी कूलम, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, कूलम में इसकी यूनिट होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक और इसकी यूनिट होती है चार्ज की, एक तो कूलम यूनिट हो गई, कूलम साइंटिस्ट के नाम पर पड़ी है। एक और यूनिट होती है जिसको बोलते हैं ईएसयू, ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो हम चार्ज को ईएसयू में भी बता सकते हैं। तो ईएसयू में इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू, ठीक, ओके। तो अगर मैं कूलाम को ईएसयू में कन्वर्ट करूं तो 1 कूलाम इक्वल्स 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू होता है। 1 कूलाम इक्वल्स 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू होता है। तो अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में आप 3 इंटू 10⁻9 का, सॉरी प्लस 9 का इंटू करोगे तो 4.8 इंटू 10⁻10 आ जाएगा। सही है ना? ठीक है। अच्छा, 1 डिवाई इक्वल, ये सब वैल्यू आपको याद रखनी है। 1 डिवाई इक्वल्स क्या होता है? 1 डिवाई इक्वल्स 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर होता है। 1 डिवाई इक्वल्स इतना कूलाम मीटर होता है। और अगर इसी को ईएसयू में देखें तो 1 डिवाई इक्वल्स 10⁻⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर होता है। 10⁻⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ठीक। चलो थोड़ी सी और बातें करते हैं। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर हमें निकालना हो तो एक तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का हमने फॉर्मूला सीखा था, हेने स्मिथ इक्वेशन, है ना। कहां पर सीखी थी हम लोगों ने? पीरियोडिक टेबल में। 16 इंटू काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर, राइट, चाई ए माइनस चाई बी का होल स्क्वायर, हेने स्मिथ इक्वेशन बोली थी। एक और बताता हूं, डाइपोल मूवमेंट से आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालोगे? तो म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100, ये एक फॉर्मूला होता है आयनिक कैरेक्टर निकालने का, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100, ठीक। इसको जरा देखते हैं, एक न्यूमेरिकल से समझते हैं इसको। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, लिखें ऑब्जर्व्ड डाइपोल मूवमेंट, observed dipole moment of HF is 1.78 डिवाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड HF बॉन्ड लेंथ, HF बॉन्ड लेंथ इज 92 पिकोमीटर। कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HF। क्वेश्चन समझ आ गया? अब बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। देखो, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मूवमेंट तो दे रखा है, कितना? 1.78 डिवाई। सबसे पहले तो हम कैलकुलेटेड निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेटेड कैसे करते थे?
म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू आर। ठीक है, एच एफ का मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऐसा। ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस कैसे आया होगा सर, ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस एक इलेक्ट्रॉन के इधर उधर जाने की वजह से आया होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन H प्लस से कहां चला जाए, फ्लोरीन की तरफ, तो फ्लोरीन पर वो कहीं ना कहीं डेल्टा माइनस ला देगा और हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस ला देगा। तो इसका मतलब चार्ज का चेंज कितने का आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का। बड़े ध्यान से समझना, मैं क्यों निकालना सिखा रहा हूं आपको। मान लो इसी की जगह होता OH2, ध्यान से सुनना, मान लो इसी की जगह होता OH2, तो O पर क्या आता, O पर आता 2 डेल्टा माइनस और H पर आता डेल्टा प्लस और इधर भी आता डेल्टा प्लस। ये 2 डेल्टा माइनस कैसे आया होगा, ये 2 डेल्टा माइनस आया होगा दो इलेक्ट्रॉन की हेरफेर की वजह से। एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, तो चार्ज का डिफरेंस कितने का आता, मतलब चार्ज कितने का होता, 2 इलेक्ट्रॉन का। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना, अभी पीछे लिखा था 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। अगर यही OH2 होता तो 2 इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU हो जाता। ठीक है, हमें चार्ज को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा मत करना डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस 0 हो गए, ना ना ना, ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक, इतनी बात हो गई। आर क्या है, पिकोमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो 92 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करके एक वैल्यू आएगी, जल्दी से उसको निकालें। और दैट विल बी अवर व्हाट, दैट विल बी अवर कैलकुलेटेड डाइपोल मूवमेंट इन ESU सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, ऑब्जर्व्ड कितना है, 1.78, पर ये है डिवाई में, इसको भी ESU सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं। तो 1 डिवाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18, तो 1.78 इंटू 10⁻⁻18। तो ये क्या हो गया, ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट। कैलकुलेटेड कितना आया, 4.8 इंटू 92 इंटू 10⁻⁻20 और इंटू 100। इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करें तो कुछ मेरे ख्याल से 40 पॉइंट शायद कुछ आएगी, यानी 50 से कुछ कम आएगी। ठीक है, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की आप लोग वैल्यू निकालना, यहाँ से कुछ एक आंसर आएगा। यहाँ तक मुझे याद है 50 से कुछ कम आएगा, 40 पॉइंट कुछ या जो भी आए, ठीक है, 50 से कम आएगा ये श्योर है। तो जब आप वो निकालेंगे तो इतना आना भी चाहिए था। क्यों, क्योंकि अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50 से कम है, इसका मतलब बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट नेचर डोमिनेट है। अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर डोमिनेट है। और हम सब लोग जानते हैं HF का बॉन्ड कोवेलेंट होता है, HF का बॉन्ड कोवेलेंट होता है, लेकिन उसके अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी हल्का हल्का होता है। तो अब दो बातें सीख गए, अगर आपको किसी भी बॉन्ड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो आप डाइपोल मूवमेंट की मदद लीजिए, अगर परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है तो आप फजान्स रूल की मदद लीजिए, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बड़े ध्यान से समझेंगे। तो जैसे सपोज मैंने आपसे कहा मेरे पास HF मॉलिक्यूल है, इस पर डेल्टा माइनस है, इस पर डेल्टा प्लस है, तो नेट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, आप कहोगे फ्लोरीन की तरफ। तो आप इस वेक्टर, इस तरीके से आप वेक्टर बनाओगे और इससे रिप्रेजेंट करोगे कि आपका जो डाइपोल मूवमेंट है वो किस तरफ है, फ्लोरीन की तरफ है। फिजिक्स में उल्टा चलता है, फिजिक्स में हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दिखाते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखाते हैं और एक वेक्टर साइन बनाते हैं जिसकी पूंछ पर ऐसे काट देते हैं। तो ये क्या बता रहा है हमें कि नेट डाइपोल मूवमेंट हमारा फ्लोरीन की तरफ है। ठीक है, अच्छा एक बात और लिखें, लोन पेयर का अपना एक डाइपोल मूवमेंट होता है। लोन पेयर का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो लोन पेयर की तरफ ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, इससे दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इस बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2 की, तो बॉन्ड 1 का किस तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ, बॉन्ड 2 का भी किस तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ। और ऑक्सीजन पर क्या है, दो लोन पेयर हैं, इस लोन पेयर का अपनी तरफ और इस लोन पेयर का अपनी तरफ। सही है, क्योंकि लोन पेयर तो अपनी तरफ ही लेंगे। तो इसका मतलब क्या, अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे जाएगा,
इस तरीके से। सही है, ठीक है। तो ये देखो, और अगर एक वेक्टर ऐसा जा रहा है और एक वेक्टर ऐसा जा रहा है तो उन दोनों का भी रिजल्टेंट कैसा जाएगा, इस तरीके से। तो इसका मतलब पानी के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट ओवरऑल किस तरफ होगा, इस तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है। चलो, तो इसी तरीके से हम कंपेयर करते हैं NH3 और NF3 के। बड़े ध्यान से देखना, NH3 और NF3 के अंदर आपको कंपेयर करना है डाइपोल मोमेंट, किसका ज्यादा होगा। तो बेटा सबसे पहले तो लोन पेयर अपना खींचेगा अपनी ओर और ये भी अपना खींचेगा अपनी ओर। अच्छा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, आप कहोगे नाइट्रोजन, तो ये भी इधर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा और ये भी इधर खींचेगा। तो सारे अपवर्ड डायरेक्शन में तो है, तो नेट पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि पूरा का पूरा सारा उधर ही जा रहा है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, NF3 तो अपनी, मतलब NF3 में लोन पेयर तो अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन अपनी ओर खींचेंगे। तो एक्चुअल में क्या होगा, इन तीनों का नेट डाउनवर्ड आएगा और ये अपवर्ड जा रहा है। तो इनमें से ये वाला, अब इन दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन नो डाउट इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो लेस होगा। मान लो ये 4 है, ये 2 है, तो नेट कहाँ आएगा, नीचे की तरफ 2 आएगा, क्योंकि ऊपर के 2 और नीचे के 2 तो कट गए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ 4 भी ऊपर की तरफ है, 2 भी ऊपर की तरफ है, टोटल 6 हो गया। तो इसका मतलब NH3 में ज्यादा डाइपोल मूवमेंट है NF3 की अपेक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही देखो, अगर मैं ले लूं OF2 और एक में ले लूं OH2, तो इसमें बताइए। तो बेटा ये इधर, ये इधर, और ये भी मतलब ऊपर की ओर जा रहा है लोन पेयर का दोनों का। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोन पेयर का तो ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन फ्लोरीन का नीचे की ओर जा रहा है। तो इस चक्कर में पानी में OF2 से ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट। क्लियर है, चलिए और बात करें, SO2 की बात कर लेते हैं। तो लोन पेयर का ऊपर, इसका इधर और इसका इधर, ठीक है। तो नेट जो होगा इसका अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है नेट, क्योंकि लोन पेयर का हमेशा ज्यादा ही होता है। लोन पेयर पूरे बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को अपनी ओर खींचने की दम रखता है। NF3 में भी लोन पेयर की तरफ ही था, ठीक है। चलो और देखते हैं, N2F2 की बात करें। तो N2F2 का स्ट्रक्चर बनाए पहले, तो ऐसा बना सकते हो, या आपका मन करे तो ऐसे बना सकते हो। अब यहाँ क्या होगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो इसका और इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यों, क्योंकि दोनों सेम ही एटम है, तो म्यू क्या आ जाएगा, 0। क्योंकि एक वेक्टर अगर ऐसे हो और एक वेक्टर ऐसे हो तो नेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। पर यहाँ पर क्या होगा, एक इधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा, और लोन पेयर इधर खींचेंगे। तो इन दोनों का नेट इधर और इन दोनों का नेट इधर, तो नेट ओवरऑल ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि लोन पेयर का क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। तो N2F2 की ये वाली फॉर्म में ज्यादा होगा, ये वाली फॉर्म में कम होगा। इसको ट्रांस फॉर्म बोलते हैं, इसको सिस फॉर्म बोलते हैं। नए बच्चों को ये वाली फॉर्म नहीं समझ में आएंगी, बस आप ट्रांस इसको छोड़ें, कंपाउंड देखें बस। और देखते हैं, मान लो एक ये है और एक ये है, तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो नेट हो गया 0। लेकिन यहाँ पर ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, नेट हो गया डाउनवर्ड। तो म्यू यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0। सही है ना। और देखते हैं, एक बात करते हैं CH3F की और एक बात करते हैं CD3F की। तो बेटा याद रखना, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के देने की टेंडेंसी हाइड्रोजन की कम होती है, ड्यूटेरियम की उससे ज्यादा होती है, ट्रिटियम की उससे ज्यादा होती है। यानी कि जब कार्बन और ड्यूटेरियम में बॉन्ड देने की बारी आएगी और कार्बन और हाइड्रोजन में, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कम देगा और फ्लोरीन तो खींच ही रहा है। यहाँ पर भी फ्लोरीन ज्यादा खींच रहा है, पर ये ड्यूटेरियम ज्यादा दे देगा। तो ज्यादा देने की वजह से क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट यहाँ, यहाँ और यहाँ ज्यादा होगा,
और तीनों ऊपर हो रहे हैं और फ्लोरीन का भी ऊपर हो रहा है, तो नेट इसका ज्यादा ऊपर जाएगा, इसका कम ऊपर जाएगा। तो CD3F में CH3F से ज्यादा डायपोल मोमेंट आता है। CD3F में CH3F से ज्यादा डायपोल मोमेंट आता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखते हैं, आप लोगों ने फिजिक्स में सीखी होगी। मान लो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो थीटा है, तो इनका नेट जो होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, म्यू नेट। तो इस म्यू नेट की वैल्यू आप लोग कैसे कैलकुलेट करते थे फिजिक्स में? मान लो ये वेक्टर है म्यू1, ये वेक्टर है म्यू2, तो आप लिखते थे म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस ऑफ थीटा। सही है, ठीक। जैसे जैसे ये थीटा बढ़ेगा म्यू नेट की वैल्यू कम होने लगेगी, ये वाली बात याद होनी चाहिए आपको। यानी कि अगर मैंने म्यू1 और म्यू2 को एक बार रख दिया 30 डिग्री पर, और एक बार रख दिया 60 डिग्री पर, एक बार रख दिया 90 डिग्री पर, और एक बार रख दिया 180 डिग्री पर, तो मैंने पूछा इनके जो म्यू नेट हैं वो बताइए कहाँ पर ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे म्यू नेट की वैल्यू 30 डिग्री वाले में सबसे ज्यादा, फिर 60, फिर 90, फिर 180। 180 वाले में तो जीरो ही हो जाएगी। 180 वाले में तो जीरो ही हो जाएगी। पर हाँ, इसके लिए कंडीशन है म्यू1 शुड बी इक्वल्स टू म्यू2, म्यू1 शुड बी इक्वल्स टू म्यू2, तभी ऐसा होगा अगर म्यू1 और म्यू2 सेम है। क्लियर है बात? चलें आगे, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मैंने बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन ऐसा लगा दिया, बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन ऐसा लगा दिया, और बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन ऐसा लगा दिया, तो बेटा इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। अब आप वेक्टर को कहीं भी स्पेस में मूव कर सकते हो, तो आपको दिख रहा है क्या? इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, और इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो एंगल बढ़ेगा तो म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, एंगल बढ़ेगा तो म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अब इसी का देखो एक और केस देखते हैं। अब CH3 क्या करता है? CH3 इलेक्ट्रॉन को देता है, Cl खींच रहा है लेकिन CH3 देता है, इसको याद रखिएगा। CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, तो CH3 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? ये देगा और ये खींचेगा। यहाँ पर क्या होगा? ये देगा और ये भी खींच रहा है, तो नेट तो कहाँ हुआ? नीचे की डायरेक्शन में हो गया। अरे बाप रे बाप! तो इसका केस क्या हुआ? इस केस में सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा होगा आपका तीसरे वाले का। क्यों? पिछले वाले में जीरो था। हाँ, क्योंकि पिछले वाले में लड़ाई चल रही थी, एक ऊपर खींच रहा था, एक नीचे। अब यहाँ क्या हो रहा है? नीचे वाला खींच रहा है, ऊपर वाला लो और लो और लो, तो पूरा ओवरऑल कहाँ हो जाएगा? नीचे वाली डायरेक्शन। क्लियर है? उसके बाद फिर ये होगा, उसके बाद फिर ये होगा। सही है क्या? चलें आगे। क्या ये समझ में आ गया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका इधर था और इसका इधर था। तो अगर मैं स्पेस में इस वाले वेक्टर को नीचे की तरफ मूव करके यहाँ ले आऊं, दोनों की टेल मिक्स कर दूं, तो यहाँ एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको लेकर आऊं तो ये ऐसे है, और इस वाले वेक्टर को थोड़ा सा नीचे ले आऊं तो ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ एंगल है 120 डिग्री, तो एंगल बढ़ेगा तो म्यू कम हो जाएगा। क्लियर है भाई? ध्यान से, बहुत अच्छे से सारी बातें समझते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नोट लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, लिखें इसको। लिखें फॉर ऑल द ज्योमेट्री, फॉर ऑल द ज्योमेट्री। कौन कौन सी ज्योमेट्री?
जो जो हमने पढ़ी थी SP से लेके SP3D3 तक, यानी कि लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल। फॉर ऑल द ज्योमेट्री, if surrounding atoms are same, if surrounding atoms are same and central atom have no lone pair, if surrounding atoms are same and central atom have no lone pair, then mu net will be zero always, then mu net will be zero always। क्या मतलब है इसका? जैसे BeCl2 की बात करो, BeCl2 की ज्योमेट्री क्या है? आप बोलोगे लीनियर। क्या इस पर कोई लोन पेयर है सेंट्रल एटम पर? आप बोलोगे नहीं। क्या सराउंडिंग एटम सेम है? आप बोलोगे हाँ, तो बेटा म्यू नेट जीरो होगा। सर ये कैसे? ये तो आप रटवा रहे हो। प्रूफ कर रहा हूं, देखो यही तो है इसकी ज्योमेट्री। तो ये क्लोरीन इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, नेट क्या हो जाएगा? जीरो। और बात करें BeCl2 BeCl3 की बात कर लें। अब BeCl3 में क्या होगा? ये क्लोरीन इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो इन दोनों का नेट कहाँ आएगा? इधर। और ये दोनों आपस में क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल, क्योंकि ये भी क्लोरीन का नेट है और ये भी क्लोरीन का नेट है। तो म्यू नेट क्या हो जाएगा? जीरो। और ट्रिक लगाओ, बोरोन पर कोई लोन पेयर है? नहीं है। सराउंडिंग एटम सेम है? सेम है। तो क्या हो जाएगा? म्यू नेट जीरो। CCl4 की बात कर लूँ या CH4 की बात कर लूँ या CBr4 की बात कर लूँ या CH4 की बात कर लूँ या CI4 की बात कर लूँ, किसी की भी बात कर लूँ, चाहे SiH4, SiCl4, SiF4, कुछ भी, सब में जीरो। क्यों? क्योंकि इधर ऊपर और इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, तीनों का नेट मिला के नीचे, और दोनों ही क्लोरीन के हैं, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, म्यू नेट क्या आ गया? जीरो। इसी तरीके से CF4, CH4, CCl4, CI4, CBr4, SiH4, SiF4, SiCl4, SiO4 4 माइनस, सबका म्यू नेट क्या है? जीरो। ऐसी इधर BH3, BF3, BCl3, Bi3, सबका म्यू नेट क्या है? जीरो। ऐसी लीनियर में BeCl2 और CO2, इन सब का भी म्यू नेट क्या है? जीरो, क्योंकि सेंट्रल एटम पर नो लोन पेयर, सराउंडिंग एटम आर सेम। ऐसी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में PF5, PCl5, ये सब क्या है? इनका म्यू नेट जीरो, इनका म्यू नेट जीरो। इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इनका म्यू नेट जीरो। ऐसी SF6 म्यू नेट जीरो। क्यों? ऑक्टाहाइड्रल है और सराउंडिंग एटम सेम है, सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है। IF7 म्यू नेट जीरो। ठीक है, तो ये होगी। अब मान लो सेंट्रल एटम पर लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा? तो भी जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा XeF4, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप कहोगे पहले आप क्या बनाओगे? स्ट्रक्चर। तो XeF4 की सबसे पहले शेप प्रेडिक्ट करें, कैसी होती है? स्क्वायर प्लेनर। अब सब सिखा चुका हूं, तो इस तरीके से होगी। एक लोन पेयर ऊपर होगा, एक लोन पेयर नीचे होगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो बेटा लोन पेयर को काट देगा लोन पेयर। इस फ्लोरीन का है इधर और इस फ्लोरीन का है इधर, इस फ्लोरीन को ये काट देगा, इस फ्लोरीन को ये काट देगा। इस फ्लोरीन का है इधर, इस फ्लोरीन का है इधर, इस फ्लोरीन को ये काट देगा, इस फ्लोरीन को ये काट देगा। म्यू नेट क्या हो जाएगा? जीरो। म्यू नेट क्या हो जाएगा? जीरो। अगर मैं आपसे कहूं ICl4 माइनस बनाओ, तो आप वीडियो को पॉज करो, खुद सोचो म्यू नेट जीरो होगा या नहीं होगा। तो ICl4 माइनस में भी क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन तो थे, एक और आ गया तो 8 हो गए। यहाँ पर भी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, बिल्कुल XeF4 जैसी है। म्यू नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं XeF2 के बारे में क्या कहना है, तो आप कहोगे सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो ज्योमेट्री, और लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन
एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलवेज ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन, फ्लोरीन को काटेगा फ्लोरीन। और अगर मैं अब देखूं तो एक्सी क्या हो गया, ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, इसका इधर और इसका इधर, इन दोनों का नेट इधर, लेकिन ये लोन पेयर का ही है, ये भी लोन पेयर का है, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0। तो XeF2 में भी म्यू नेट क्या हो गया, 0। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। और देखें क्या, और देख लेते हैं। चलो मैंने आपसे कहा PF2Cl3 में बताइए, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और खुद करें। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन एक्सियल, एंड ये हो गया Cl। तो बेटा फ्लोरीन को काट देगा फ्लोरीन, दोनों Cl का नेट किधर होगा, इस तरफ, तो ये इसको काट देगा, म्यू नेट 0, म्यू नेट 0। बोलो भाई, मैंने आपसे कहा CH4, CCl4 और CHCl3, इनको लगाइए डायपोल मूवमेंट के ऑर्डर में। वीडियो को पॉज कर दीजिए, जल्दी से म्यू नेट के ऑर्डर में लगाएं, वीडियो को पॉज कर दें। आशा करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। आंसर क्या आएगा, इन दोनों में सराउंडिंग एटम बराबर, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों का बराबर और म्यू नेट 0 दोनों का। लेकिन इसमें तो कुछ ना कुछ म्यू नेट आएगा, क्योंकि सेंट्रल एटम सेम नहीं है, एक हाइड्रोजन है 3 क्लोरीन है। ठीक है, अब बात करते हैं HF, HCl, HBr और HI, इनमें डायपोल मूवमेंट बताइए। तो बेटा फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा खींचेगा, क्लोरीन कम कम खींचेगा, ब्रोमीन और कम खींचेगा, आयोडीन और कम खींचेगा, तो डायपोल मूवमेंट ये हो गया। ऐसे ही H2O, H2S, H2SE, H2TE में बताइए। तो ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज, तो डायपोल मूवमेंट भी डिक्रीज। अब बेटा 2 एक्सेप्शन है, इनको रट लीजिए। 2 एक्सेप्शन कौन कौन से, CH3Cl का CH3F से ज्यादा होता है डायपोल मूवमेंट। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा खींचना चाहिए था, क्लोरीन को कम खींचना चाहिए था, पर उल्टा हो जाता है, कोई रीजन नहीं है, रटना है बस। दूसरा एक्सेप्शन, क्लोरोबेंजीन का डायपोल मूवमेंट फ्लोरोबेंजीन से ज्यादा होता है। बेंजीन पर अगर क्लोरीन लगी हो, बस एक ही लगी हो, एक यहाँ बस एक पे है, अगर आपके दिमाग में कोई, अब देखो फितूर आता है क्या कि अच्छा एक क्लोरीन लगा है तो डायपोल मूवमेंट ज्यादा हो गया, तो अगर 2 लग जाएंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, पागलपंती नहीं। यहाँ F2 का ही ज्यादा है, CH2F2 का ज्यादा है CH2Cl2 से। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बस यही एक एक्सेप्शन है, इनको रटना है ये 2। अगर एक से ज्यादा आ जाए तो कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ बुद्धि नहीं चलानी बिल्कुल भी, चुपचाप जैसा सिखाया वैसा करना है। CH3Cl का CH3F से ज्यादा, बस इसको रट लो ऐसे ही। इसके अलावा कोई भी आए, नॉर्मल कंसेप्ट। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। चलो तीसरा एक्सेप्शन, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, इसका तो 0 ही हो जाएगा, CCl4 का ये होता है ऑर्डर। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एज इट इज याद रखना है। CH3Cl जब एक Cl लगा हो CH3 से, जब 2 लगे हों, जब 3 लगे हों, जब 4 लगे, तो ये होता है ऑर्डर। इसको एज इट इज ऐसे ही याद रखना है। क्लियर है बात, चलें क्या आगे। चलिए बेंजीन की जरा बात कर लेते हैं। बेंजीन पे अगर 2 ग्रुप लगे हो ऑपोजिट साइड में, बिल्कुल ऑपोजिट साइड में, और दोनों का जो वेक्टर मूवमेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में हो, मतलब या तो दोनों खींच रहे हो इलेक्ट्रॉन को, या फिर दोनों ही इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो, तो बिल्कुल दोनों का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो गया ना। ये भी दोनों 180 के डायरेक्शन में और ये भी दोनों 180 के डायरेक्शन में, तो इनका म्यू नेट क्या होता है, 0। जैसे बेंजीन पर मैंने लगा दिया क्लोरीन, क्लोरीन 0, CH3 CH3 0, सेम नेचर के अगर ग्रुप आ गए, फ्लोरीन फ्लोरीन 0, साइनाइड साइनाइड 0। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ भी लगाओ, NO2 NO2, बिल्कुल ऑपोजिट में लगे हैं, क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल। ठीक,
लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक नहीं दो एक्सेप्शन है। कौन कौन से? बेटा अगर बेंजीन से लगा हो OH और OH तो म्यूनेट जीरो नहीं होता। अगर बेंजीन से लगा हो SH और SH तो म्यूनेट जीरो नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इनको याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक स्ट्रक्चर। ओपन बुक स्ट्रक्चर की वजह से इनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, यानी कि ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। इस तरीके से क्लियर है? तो इसका इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। कैंसिल कब करते? जब एक ऐसे होता और एक ऐसे होता, और ऐसे है ही नहीं। ठीक है, तो ओपन बुक स्ट्रक्चर की वजह से। ऐसे ही अगर H2O2 ले लूं, H2O2, तो H2O2 में भी सेम यही होता है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो इसकी वजह से इसका भी म्यूनेट क्या है? जीरो नहीं है। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ओपन बुक स्ट्रक्चर है। ऐसे O2F2 ले लूं तो ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो इसका भी म्यूनेट क्या है? जीरो नहीं है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, O2F2, H2O2, बेंजीन पर OH या SH, CH3Cl का CH3F से ज्यादा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये एक्सेप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीट 2021 का क्वेश्चन करते हैं। नीट 2021 आपको बताना है कौन सा नॉन पोलर होगा नेचर में। ए ऑप्शन NO2, नॉन पोलर POCl3, नॉन पोलर CH2O, नॉन पोलर SbCl5। कौन सा नॉन पोलर होगा? नॉन पोलर का मतलब डायपोल मूवमेंट जीरो होगा जिसका। नॉन पोलर का मतलब डायपोल मूवमेंट जीरो। तो अभी एक ट्रिक सिखाई थी, उस हिसाब से SbCl5। क्यों? Sb की ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और सारे के सारे क्या हैं? क्लोरीन। ये कैसे पता लगा? नहीं पीते ऐसे सब बीड़ी। तो Sb क्या है? एंटीमनी, नाइट्रोजन फैमिली में आती है। जैसे 5 बॉन्ड PCl5 में थे, वैसे ही 5 बॉन्ड AsCl5 में, वैसे ही 5 बॉन्ड SbCl5 में। तो ये इसको कैंसिल करेगा, और ये दोनों का नेट जो होगा इधर की साइड वो इसको कैंसिल कर देगा। तो म्यू नेट क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, NO2 में क्या है? NO2 में तीनों सिमिलर नहीं है। देखो NO2 याद से, NO2 कैसा था? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यहाँ एक बादल अलग है, ये लोन पेयर आ गया, तो यहाँ सेम नहीं है सराउंडिंग एटम। ठीक है, यहाँ तो है ही नहीं, एक फ्लोर ऑक्सीजन है, 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो ये तो कभी भी जीरो नहीं हो सकते थे, देखते ही हटाना था NO2 भी। नीट 2021 का सवाल था ये। और देखें, और सवाल करते हैं। नीट 2013 का आपको बताना है आपकी बार पोलर कौन है। चलिए वीडियो को पॉज कर दीजिएगा सारे ऑप्शन देखने के बाद, और बताइएगा पोलर कौन है। चलिए वीडियो को पॉज कर दें। तो बेटा अभी सिखाया था सराउंडिंग एटम सेम और नो लोन पेयर, तो जीरो जीरो। XeF4 अभी दिखाया, यहाँ पर लोन पेयर है लेकिन इनका फिर भी क्या होता है? जीरो। क्यों होता है जीरो? क्योंकि लोन पेयर को काटता है, ये फ्लोरीन इस फ्लोरीन को, ये फ्लोरीन इस फ्लोरीन को, म्यूनेट जीरो। लेकिन SF4 में क्या होगा? SF4 में ऐसा होगा, सीसो स्ट्रक्चर होता है इसका। तो ये फ्लोरीन तो इस फ्लोरीन को काट देगा, लेकिन ये और ये एक दूसरे को नहीं काट पाएंगे। इनका नेट इधर, लोन पेयर का इधर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो नेट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और कायदे में तो ये ऊपर नीचे वाले फ्लोरीन भी नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि ये एकदम से वर्टिकली अपोजिट नहीं है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा झुक जाता है, मैंने आपको बताया था। तो एक्चुअल में तो इस फ्लोरीन का इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, चारों का नेट इधर होगा कायदे में तो। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो जाता है। एक क्वेश्चन और करें। आपको क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट दे रखा है 1.1 डिवाई। आपको बताना है इस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट क्या होगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3,
ऑप्शन 4। चलिए वीडियो को पॉज कर दें और सॉल्व करें, पॉज कर दें और सॉल्व करें, उसके बाद आंसर बताएं। आशा करते हैं आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं, चलिए सबसे पहले तो बेटा ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एकदम वर्टिकली अपोजिट है, तो इनका डायपोल मोमेंट तो कैंसिल। अब ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, दोनों 120 पर है ना, और जब दोनों 120 पर हो तो इनका नेट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। यानी कि इन दोनों का जो नेट होगा वो किसके बराबर होगा, यानी कि इस क्लोरीन और इस क्लोरीन का जो नेट होगा वो इधर होगा, और किसके बराबर होगा, एक क्लोरीन के बराबर। दो क्लोरीन का नेट एक क्लोरीन के बराबर। तो यानी कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसका डायपोल मोमेंट बिल्कुल इसी की तरह है, वो कितना है 1.1 डिवाई, खत्म हो गया 1.1 डिवाई। मान लो आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप म्यूनेट से सॉल्व कर लो। कैसे, 1.1 का स्क्वायर म्यू 1 स्क्वायर प्लस 1.1 का स्क्वायर म्यू 2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 कॉस ऑफ थीटा, कॉस 120, कॉस 120 की वैल्यू -1/2, तो ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया, -1.1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था 1.1 का होल स्क्वायर प्लस 1.1 का होल स्क्वायर, एक से एक कैंसिल हो गया। अंडर रूट में क्या बचा, केवल 1.1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या आ गया 1.1। जैसे आपका मन करे वैसे सॉल्व कर लो। और देखो, अगर मान लो मैं आपसे पूछता कि मुझे इसका बताओ कितना आएगा, तो आप कहते सर देखो, एक इसका तो अभी पढ़ा हम लोगों ने कितना 1.1 डिवाई क्लोरोमैग्नीन का, और इन दोनों का जो नेट है वो कहाँ आ रहा है, वो भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो एक ऑलरेडी 1.1 डिवाई था और दो का नेट भी उधर ही आ रहा है, तो उसका भी 1.1 डिवाई, तो अब टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा 2.2 डिवाई, 2.2 डिवाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डायपोल मोमेंट के क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो ये हमारा खत्म हो गया डायपोल मोमेंट। अब वी आर ओनली लेफ्ट विद वन थ्योरी, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम बहुत अच्छे से इस थ्योरी को करेंगे, और ये हमारा बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक होगा। हमने सब कुछ कर लिया। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग एमओटी करेंगे। एमओटी में 2 क्लासेस लगभग लग जाएंगी। ठीक है, इसको खत्म करने के बाद हमारा बॉन्डिंग हो जाएगा पूरे तरीके से खत्म। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा, सी यू, बाय बाय।